अगर आप बैंक कम्प्लायंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कम्प्लायंस का कोर्स है इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कम्प्लायंस फ्री पीडीएफ और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक्स को मॉड्यूल जी। इसके अंदर हमने अपना यूनिट 2 इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कंप्लायंसेस को खत्म करा था। आज हम अपना यूनिट 3 देख रहे हैं जिसका नाम है कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक्स बैक टू द बेसिक्स। ये यूनिट बेसिकली क्या है, डॉक्टर केसी चक्रवर्ती जी जो कि क्या थे, आरबीआई के गवर्नर थे, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई थे। जब इस कोर्स को लॉन्च करा जाया था कंप्लायंस फंक्शन एंड ट्रेनिंग को, जिसके अंदर बैंक कंप्लायंसेस का कोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स था, जब उस कोर्स को लॉन्च करा जा रहा था तो उसकी जो इनॉग्रल सेरेमनी थी उसमें डॉक्टर केसी चक्रवर्ती ने काफी चीजों के बारे में डिस्कस करा था। बेसिकली उन्होंने क्या करा था, कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंप्लायंस को डिस्कस करा था। आज हम उन्हीं चीजों को देखने वाले हैं। टोटल उन्होंने 25 पॉइंट्स देखे थे। 25 पॉइंट्स के अंदर अपनी सारी बातों को कवर करा था। उन 25 पॉइंट्स में उन्होंने जो मेन क्वेश्चंस कवर करे थे वो क्या क्या थे। सबसे पहले तो व्हाट डज कंप्लायंस मीन, कंप्लायंस का मीनिंग क्या है, कंप्लायंस फंक्शन एक बैंक के अंदर इंपॉर्टेंट क्यों होता है, फ्यू कॉजेस मतलब क्या कुछ कमियां या कुछ क्या दिक्कतें हमें फेस होती हैं उसको डिस्कस करा था। उसके बाद इस कंप्लायंस का रिसेंट फिनोमिना, मतलब कि क्या कंप्लायंस अभी रिसेंटली शुरू हुआ है या कोई पुराने तरीके से चलता आ रहा है। उसके बाद जो भी कंप्लायंस प्रोसेस होगी उसका स्कोप क्या होगा, फॉल आउट ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या होगा, मतलब इनकेस अगर हम नॉन कंप्लायंस करते हैं तो क्या क्या उससे इश्यूज अराइज हो सकते हैं। उसके बाद इफेक्टिव कंप्लायंस फ्रेमवर्क के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होने वाले हैं। एंड उसके बाद क्या देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन ऑपरेशनल मैंडेट ऑफ बैंक्स एंड कंप्लायंस फंक्शन। बेसिकली जो बैंक्स का ऑपरेशनल फंक्शन है जिसके थ्रू वो बिजनेस करते हैं एंड जो बैंक्स का कंप्लायंस फंक्शन है, क्या दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है या नहीं, उसको देखेंगे। उसके बाद टॉप मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स का कंप्लायंस के बीच में क्या रोल होने वाला है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसका जवाब क्या दिया केसी चक्रवर्ती जी ने, हम उस स्पीच को देखने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद क्या कंप्लायंसेस के अंदर थ्योरेटिकल एजुकेशन भी जरूरी है या सिर्फ प्रैक्टिकल एजुकेशन से ही काम चल सकता है, हम उसको देखने वाले हैं। एंड एट द एंड पूरी की पूरी चीज को हम क्या करेंगे, समराइज करके कंक्लूजन की फॉर्म के अंदर देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। डॉक्टर केसी चक्रवर्ती जी ने ये स्पीच दी थी, कहाँ दी थी, जब इस कंप्लायंस फंक्शन एंड ट्रेनिंग के कोर्स को क्या करा जा रहा था, लॉन्च करा जा रहा था। ठीक है। ये दी किस दिन थी, जुलाई 12, 2013 को। ठीक है। उस टाइम पे बेसिकली जो ये कोर्स है कंप्लायंस इन बैंक्स का, ये 3 इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर बनाया है। 3 इंस्टीट्यूशंस कौन से, आईसीएसआई, एनआईबीएम, आईआईबीएफ। इन तीनों की मदद से क्या करा गया है, इस कोर्स को बनाया गया है। ठीक है। आईसीएसई इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया, एनआईबीएम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, आईआईबीएफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। जब इस कोर्स को लॉन्च करा जा रहा था तो उस टाइम पे आईसीएसई के प्रेसिडेंट्स, एनआईएमबीएम के डायरेक्टर्स एंड आईआईबीएफ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वहीं पे प्रेजेंट थे एंड उनके सामने ही क्या दी गई थी, ये स्पीच दी गई थी। तो डॉक्टर केसी चक्रवर्ती जी कहते हैं कि उनको काफी ज्यादा खुशी हो रही कि कंप्लायंस प्रोफेशनल कोर्स आईसीआईसीआई सर्टिफाइड बैंक एंड सर्टिफाइड बैंकर कोर्स एनबीएम के साथ मिलकर क्या करा है, आईबीएफ ने लॉन्च करा है। ये कोर्स किस तरीके से लॉन्च करा गया है कि पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी एंड उसके बाद क्या होगा, आपका एग्जाम होगा एंड उसके बाद आपको क्या दी जाएगी, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है। सो केसी चक्रवर्ती जी कहते हैं कि ये दोनों चीजें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंप्लायंसेस क्या है, आज के टाइम पे काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए एक कोर्स, इस तरीके के कोर्स को लॉन्च करना, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, कि उनका क्या एक सपना सोल्व हो चुका है। ठीक है। इसके बीच में 3 इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थे। 3 इंस्टीट्यूशंस मैंने जैसे कि बताया, आईसीएसआई, आईआईबीएफ एंड एनआईबीएम। आईसीएसई बेसिकली क्या करता है, इंडिया के अंदर जो भी कंपनी सेक्रेटरीज बनते हैं उनकी क्या है, वो प्रोफेशनल बॉडी है कि अगर किसी भी किसी भी पर्सन को कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको आईसीएसई के पेपर्स को, एग्जाम को पास करके ही क्या मिलती है, उनको मेंबरशिप मिलती है। उसके बाद आईआईबीएफ का बेसिकली काम क्या है कि वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड या कॉम्पिटेंट बैंकर्स की डेवलपमेंट के अंदर हेल्प कर रहा है। एंड आईआईबीएफ एस्टैब्लिश हुआ था 1928 से, तब से ये क्या कर रहा है, अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है। उसके बाद जो हमारा थर्ड इंस्टीट्यूशन है दैट इज एनआईबीएम। एनआईबीएम इज बेसिकली इज अ थिंक टैंक की तरह वो वर्क करता है। मतलब बेसिकली कि
बैंकिंग सिस्टम के अंदर किस किस तरीके की डेवलपमेंट्स लानी है, किस किस तरीके से लोगों को ट्रेन करा जाएगा, उसके बारे में क्या करता है, ये सोचता है, वर्क करता है। एनआईबीएम को स्टैब्लिश किसने करा है? रिजर्व बैंक ने स्टैब्लिश करा है। ठीक है, उसके बाद इस कोर्स के अंदर दो कोर्सेज इंक्लूड थे उस टाइम पे। दो कोर्सेज कौन से? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, एंड सेकंड वन इज कंप्लायंस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग की जो मेन बात आती है वो क्या है कि किस तरीके से जो ट्रेंड मेन पावर है उसको बनाया जाएगा, उसको ग्रोथ किस तरीके से करी जाएगी, और उनकी सप्लाई को किस तरीके से मेंटेन करा जाएगा। किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए जो उनका एचआर मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी पर्सन है उनके ही थ्रू ही क्या चलता है, जो वर्क्स है वो परफॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चीज है दैट इज कंप्लायंस प्रोफेशनल। कंप्लायंस कोर्स वो क्यों जरूरी है? क्योंकि कंप्लायंस रिस्क को क्या करा जा सके, कम से कम करा जा सके। ठीक है, इसलिए जो सर्टिफाइड बैंकिंग कंप्लायंस प्रोफेशनल कोर्स है उसके अंदर भी दो पेपर्स हैं, रिस्क रेगुलेशन एंड गवर्नेंस एंड कंप्लायंसेस इन बैंक्स। तो ये दो कोर्स क्या करे गए थे, उस दिन लॉन्च करे गए थे। दोनों के दोनों क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, बट केसी चक्रवर्ती जी क्या कहते हैं कि कंप्लायंस बट एक ऐसा टॉपिक है जिसको थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक कह सकते हो, इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है, एंड सिर्फ बोर्ड रूम डिस्कशंस के अंदर पार्ट बनाया जाता है। इसलिए केसी चक्रवर्ती जी ने उस दिन स्पेसिफिक डिस्कशन किस पे करी थी, सिर्फ कंप्लायंस के टॉपिक पे ही करी थी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ इसकी नॉर्मली डिस्कशन नहीं होती है, इसलिए मैं आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। ठीक है, उन्होंने बेसिकली बात क्या किस चीज पे करी? ठीक है, द नीड फॉर द बैंक्स टू फॉलो द बेसिक कंप्लायंस प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू ओवरकम द चैलेंजेस पोज्ड बाय द एवर ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडर्न डे बैंकिंग। कि बैंक बेसिक कंप्लायंस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बैंक्स के लिए क्यों जरूरी है, एंड वो इस किस तरीके से जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस आने के करके जो भी उन्हें दिक्कतें आ सकती हैं उनको किस तरीके से क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। उन चीजों पे वो क्या करने वाले थे, बात करने वाले थे, उन्होंने अपनी स्पीच के स्टार्टिंग में बताया। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने एड्रेस करा दैट इज व्हाट डज कंप्लायंस मीन, कि कंप्लायंस का मतलब क्या होता है। सो उन्होंने कंप्लायंस का मतलब समझाने के लिए डिक्शनरी मीनिंग उठा रहे, मरियम वेबस्टर जो डिक्शनरी है उसके हिसाब से कंप्लायंस की जो डेफिनेशन है दैट इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ कंप्लायंस विद द डिजायर, डिमांड, प्रपोजल, रिजाइम और क्वेश्चन। बेसिकली इन चीजों को क्या करना, कंप्लाई करना ही क्या कहा गया, कंप्लायंस। और सेकंड जो उसका मीनिंग होता है दैट इज कंफर्मिटी एंड इन फॉलोइंग द रिक्वायरमेंट्स, ये इसका डिक्शनरी मीनिंग है। बट अगर हम इसको बैंकिंग की भाषा से देखें, बैंकिंग के पैरालेंस से देखें, तो कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, जो भी आपके सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, प्रैक्टिसेस या सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं या कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, उसको क्या करना, कंप्लाई करना ही क्या कहा जाता है, कंप्लायंस करना कहा जाता है। दैट वो किसके अंदर इंक्लूड करा जाता है, कंप्लायंस फंक्शन के अंदर इंक्लूड करा जाता है। जो भी बैंक कंप्लायंस होता है, केसी चक्रवर्ती जी कहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग कंप्लायंस फंक्शन के या बैंक कंप्लायंस के तीन पार्ट्स होते हैं मेनली। तीन पार्ट्स कौन से? इंटरनल कंप्लायंस इंक्लूडिंग एसआरओ स्टैंडर्ड, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड लीगल कंप्लायंस। इसमें जो इंटरनल कंप्लायंस है उसका मतलब क्या होता है कि जो बैंक के द्वारा बनाई गई इंटरनल पॉलिसीज है उनका कंप्लाई करना। ठीक है, एंड जो इंटरनल कंप्लाइंस है वो सारे के सारे बैंक के इंप्लॉइज के ऊपर भी क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। रीजन बीइंग वो बैंक की इंटरनल पॉलिसीज हैं, तो जो भी बैंक के अंदर काम कर रहे हैं सभी लोगों पे क्या होने वाला है, वो चीज एप्लीकेबल होने वाली है। उसके बाद जो हमारे पास आता है रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड लीगल कंप्लायंस, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी रेगुलेशंस उनको फॉलो करना है, या जो भी स्टैट्यूटरी के अंदर प्रोविजन दी गई है, लॉज के अंदर प्रोविजन दी गई है, उसका कंप्लायंस करना, ये क्या है, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगता है। ठीक है, तो ये था ब्रॉड मीनिंग जो केसी चक्रवर्ती जी ने क्या करा, कंप्लायंस के बारे में बताया। सेकंड जो उन्होंने क्वेश्चन एड्रेस करा था दैट इज व्हाई कंप्लायंस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट, कि एक बैंक के अंदर कंप्लायंस फंक्शन होना बेसिकली क्यों जरूरी है। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली क्या कहा कि जो भी हमारे लॉज, कस्टम्स या कोड्स होते हैं उनका बेसिक पर्पस क्या होता है कि जो भी बैंक या जो भी स्टेक होल्डर है वो काम कर रहे हैं उसमें क्या लाई जा सके, एक तो ऑर्डर लाया जा सके एंड यूनिफॉर्मिटी लाया जा सके। ऑर्डर मतलब कि वो सब काम सेट ऑफ रूल्स के अंदर रहते हो, यूनिफॉर्मिटी मतलब सभी जगह क्या हो, वो काम यूनिफॉर्म हो। उसको उस चीज को बनाने के लिए हम क्या लाते हैं, जो हमारे रूल्स, कस्टम्स या कोड्स हैं वो इस चीज को फैसिलिटेट करवाने के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इन सब का कंप्लायंस करते हैं तो सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटी कम से कम हो जाती है। सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि सिस्टम में आने वाले जो रिस्क है वो क्या हो जाता है, कम से कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इट इज इंपेरेटिव दैट द रेगुलेटेड एंटिटीज आर विलिंग टू कमिट देमसेल्फ टू द लॉज ऑफ द लैंड एंड कंप्लाई विद द रेगुलेशन इंक्लूडिंग सेल्फ रेगुलेशंस। की आज के टाइम पे जो इंस्टीट्यूशंस है, जो एंटिटीज है जिनको रेगुलेट करा जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, अब खुद को कमिट कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, सारे के सारे कंप्लायंसेस करेंगे।
कंप्लायंस को करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेटेजीज अपनाई गई। स्ट्रेटेजीज कैसे कि लॉस की कोडिफिकेशन करना, रूल्स को कोडिफिकेशन करना, पीरियोडिकल मीटिंग्स करना, उनकी रिपोर्टिंग करना, ताकि क्या करा जा सके, कंप्लायंस को सिक्योर करा जा सके। ठीक है, बट उसके बावजूद भी क्या था, नॉन कंप्लायंट विद द रेगुलेशन हमें ऑब्जर्व हो रहे थे। तो उसके बाद जो सुपरवाइजरी अथॉरिटीज थी उन्होंने क्या करा, कुछ और टेक्निक्स भी अडॉप्ट करी ताकि बेसिकली क्या करा जा सके, कंप्लायंस फंक्शन को इंश्योर कराया जा सके। तो एट द एंड बेसिकली क्या था कि जो कंप्लायंस है, चाहे वो फोर्स्ड हो चाहे वो वॉलंटरी कंप्लायंस हो, बट उसका होना क्या है, जरूरी है, ताकि केओस को क्या करा जा सके, रोका जा सके। फोर्स्ड या वॉलंटरी कंप्लायंस का मतलब, वॉलंटरी मतलब जो खुद ही बैंक अपने आप कर रहा है, फोर्स मतलब बैंक कर नहीं रहा था, बट जो हमारे रेगुलेटर है, जो हमारा आरबीआई है, उसने फाइन्स लगाए या प्रोविजन ऐसे लेके आए जिसके थ्रू बैंक कंप्लायंस करना जरूरी हो गया। तो वो चीज क्या हो गई है, जरूरी है, ताकि क्या करा जा सके, एट द एंड केओस को प्रिवेंट करा जा सके, हलचल को रोका जा सके, जो बेफालतू की हलचल होती है उसको कम से कम करा जा सके। ठीक है, उसके बाद कंप्लायंस जो है वो पूरे के पूरे ऑल स्फीयर्स ऑफ बैंकिंग फंक्शंस पे लगता है। मतलब बैंक जो भी फंक्शन कर रहा हो, चाहे कुछ भी बिजनेस लाइन वो के अंदर वो है, उसके ऊपर क्या लगने वाला है, कंप्लायंसेस लगने वाले हैं। ठीक है, बैंक्स क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लीगल, रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी इश्यूज से रेगुलरली बेसिस के ऊपर डील करते हैं। उनको डील करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक डेडिकेटेड फ्रेमवर्क होना चाहिए, ताकि जो भी डायरेक्शंस एंड गाइडलाइंस है उनकी क्या करी जा सके, प्रॉपरली बेसिस के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करी जा सके। जो गाइडलाइंस या डायरेक्शंस किसने इशू करी है, रेगुलेटर या सुपरवाइजर ने टाइमली बेसिस के ऊपर इशू करी है। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लायंस फंक्शन का एक और बेसिक फंक्शन क्या होता है, दैट इज की डेविएशंस को मिनिमाइज करना। मतलब जो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स आपको दिए गए हैं उससे डेविएट ना होना, उससे दूर ना जाना, उन्हीं स्टैंडर्ड्स के बीच में वर्क करना, उस चीज को क्या करना, कम से कम करना, कि डेविएशन क्या हो, आपकी कम से कम हो। ठीक है, अगर हम कंप्लायंस फंक्शन नहीं करते तो डेविएशन ज्यादा हो सकती है। उसके अलावा जो भी हमारी एनोमेलिटीज होंगी, मतलब कि ऐसी चीजें जो नॉर्मली नहीं होती है, उनको क्या करा जा सके, प्रॉम्प्टली बेसिस पे रिस्पॉन्ड करा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बैंक, सपोज आप बैंक एक वर्क कर रहा है, कुछ मार्केट के अंदर कंडीशन ऐसी आ जाती हैं कि उनकी जो कैपिटल है वो कम हो जाती है, बट अगर हमने उसके रिगार्डिंग अपने पास पहले से रिजर्व बना के रखे होंगे, कंप्लायंसेस करा होगा अपनी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज का, तो हम उस चीज को क्या कर पाएंगे, इजिली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, हमें इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो नॉर्मलीज को कम करने में या उनके साथ डील करने में भी क्या है, कंप्लायंस फंक्शन हमारी हेल्प करता है। तो इस तरीके से केसी चक्रवर्ती जी ने हमें बैंक कंप्लायंस के बेनिफिट के बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने बात करी फ्यू पॉजेस की। फ्यू पॉजेस में मतलब बेसिकली क्या थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं जब हम बैंक कंप्लायंस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि बैंक कंप्लायंस जो है वो पूरे के पूरे बिजनेस के ऊपर लगता है। वो बिजनेस कहां भी वर्क कर रहा हो, कुछ भी वर्क कर रहा हो, अगर वो बैंकिंग बिजनेस है तो पूरे के पूरे ऊपर कंप्लायंस लगेगा। बट कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा, उस चीज को इंश्योर कराना किसकी जिम्मेवारी होती है, बैंक की टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेवारी होती है। बट उन्होंने उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे बैंक की मैनेजमेंट से कि सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि एक बैंक की जो मैनेजमेंट है वो खुद को सेटिस्फाई किस तरीके से करेगी कि जो सारे के सारे रूल्स हैं वो या रेगुलेशंस है उनको कंप्लाई हमने कर लिया है। क्या सिर्फ एक डिक्लेरेशन मांगी जाएगी या किस तरीके से उस चीज को इंश्योर कराया जाएगा कि सपोज एक बैंक है, मैं बैंक के पास जाके पूछता हूँ कि सर आपने क्या हर एक चीज का कंप्लायंस करा है, क्या टॉप मैनेजमेंट सिर्फ मुझे इतना कहते हैं कि हाँ सर मैंने करा है तो मैं मान लूं, या उसके लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, अलग से प्रोसीजर करने पड़ेंगे। तो उन्होंने बेसिकली एक क्या बोला, बेसिकली वो पूछना क्या चाहते हैं कि आपके इंटरनल जो प्रोसीजर्स हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, कि आप किस तरीके से कंफर्मेशन दे सकते हो, रीजनल मैनेजर अपने ऑफिसर्स को या जो उनके ऑफिसर्स हैं वो हेड ऑफिस को किस तरीके से कंफर्म कर सकते हैं कि हमने कंप्लायंस करा है, या किस तरीके से कंप्लायंस डिपार्टमेंट इस चीज को क्या कर सकता है, सर्टिफाई कर सकता है। क्या सिर्फ डिक्लेरेशन की जरूरत है या इंटरनल सिस्टम के जो लगे हुए इंटरनल सिस्टम है उनकी फेस वैल्यू के ऊपर हम इस चीज को बता सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स उन्होंने मेनली क्वेश्चन पोज करा था, दैट इज कि कंप्लायंस प्रोसेस है वो एक्शन बेस्ड है या सिर्फ डिक्लेरेशन बेस्ड है, कि बेसिकली क्या बैंक उस पे एक्शन भी लेता है या सिर्फ डिक्लेरेशन ही प्रोवाइड करता है। तो इस चीज से कॉम्बैक्ट करने के लिए आरबीआई ने क्या करा है, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस ली हैं ताकि वो क्या करे, फंक्शन वाइज कंप्लायंस मैनुअल्स बनाए। बट जो फंक्शन वाइज कंप्लायंस मैनुअल्स आरबीआई ने बनाने के लिए कहे हैं, तो डॉक्टर केसी चक्रवर्ती जी बैंक से ये पूछते हैं कि मैं अपने बैंक से ये पूछना चाहता हूँ कि कितने बैंक है जिन्होंने उसको डेवलप करा है, या कितने इंटरनल प्रोसेसेस उन्होंने बनाई है ताकि जो भी मैनुअल्स हैं वो बिजनेस लाइंस उनको फॉलो करे। ठीक है, तो मतलब वो क्वेश्चन बेसिकली रेस कर रहे हैं कि दो उन्होंने प्रॉब्लम्स रेस करी हैं कि जो अभी तक कंप्लायंसेस थे वो क्या थे,
एक्शन बेस्ड नहीं थे, वो डेक्लेरेशन बेस्ड चल रहे थे। सेकंड, फंक्शन वाइज मैनुअल्स बनाने की आरबीआई ने गाइडलाइंस तो दे दी, पर बैंक्स ने उनको गाइडलाइंस को बनाया नहीं। थर्ड, उन्होंने इशू रेज करा कि जो भी आपका कंप्लायंस ऑफिसर होगा उसका रैंक एटलीस्ट क्या होना चाहिए, डीजीएम एजीएम होना चाहिए। क्योंकि जो आरबीआई की गाइडलाइंस है वो सिर्फ ये कहती है कि आपने क्या करना है, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना है। बट केसी चक्रवर्ती जी कहते हैं कि अगर आप खुद सोचो, अगर जो सीनियर ऑफिसर है उसका रैंक डीजीएम एजीएम से कम होगा तो वो अपने जो काम करने वाले जीएम्स होंगे, ईडीज होंगे, सीएमडीज होंगे, उनसे काम किस तरीके से करवा पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन है जो एक बैंक क्लर्क है, ठीक है, आपने उसको बना दिया कंप्लायंस ऑफिसर, वो जीएम से जाके कंप्लायंस नहीं करवा सकता ना, क्योंकि जीएम क्या है, उसको सुपीरियर ऑफिसर है। तो इन लोगों से काम करवाने के लिए इनका भी क्या होना चाहिए, सुपीरियर ऑफिसर होना चाहिए। तो केसी चक्रवर्ती जी कहते हैं कि जो भी पर्सन को आप कंप्लायंस ऑफिसर बना रहे हो, हमने माना कि वो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव होना चाहिए एंड उसका रैंक एटलीस्ट क्या होना चाहिए, डीजीएम एजीएम होना चाहिए, ताकि क्या है, कंप्लायंस फंक्शन अच्छे तरीके से वर्क कर सके। उसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन पोज करा। क्वेश्चन क्या पोज करा, डू बैंक्स कंसीडर कंप्लायंस एज अ कॉस्ट सेंटर और रेवेन्यू जनरेटिंग चैनल। इस क्वेश्चन पे डिस्कशन काफी ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि बैंक्स को कहा गया कि आपने कंप्लायंस करना है, बट ऑब्वियसली बैंक्स आर अ बिजनेसेस, तो एज अ बिजनेस जो बैंक्स है वो अब कंप्लायंसेस को एज अ कोस्ट तरह ट्रीट करते हैं या एज अ रेवेन्यू जनरेटिंग चैनल की तरह यूज करते हैं। मतलब कि क्या उनका वो खर्चा है या उनसे वो इनकम कमाने वाले हैं। तो आंसर इसका बहुत ऑब्वियस है कि इस टाइम पे क्या है, जो कंप्लायंस है वो किस तरीके से डील करा जाता है, एज अ कोस्ट डील करा जाता है। उसको हम इम्पेडिमेंट बोलते हैं कि उसको करना जरूरी है, उसको करना हमारे ऊपर फोर्स करा गया है, इंपैक्ट करा गया, इसलिए हम कर रहे हैं, नेसेसिटी नहीं है कुछ करने की, बट उसको इस तरीके से ट्रीट करा जाता है। बट केसी चक्रवर्ती जी कहते हैं कंप्लायंस को करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप कंप्लायंस करते हो, जो आपकी बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो क्या होती है, इंप्रूव होती है। ठीक है, रोल ऑफ कंप्लायंस फंक्शन आल्सो इंश्योर कराता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनका क्या हो रहा है, प्रॉपरली फॉलो हो रहा है। एंड इसको करने के लिए जो भी बैंक्स के पर्संस हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, चाहे सीनियर मैनेजमेंट है, मिडिल में लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, उनको कंप्लायंस की वैल्यू को क्या होगा, समझना होगा। बेसिकली रीजन क्या है, आपको इसको कोर्स की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। रीजन बीइंग, अगर आप बैंक कंप्लायंस नहीं करते हो तो आपके ऊपर क्या है, सीरियस इंप्लीकेशंस आ सकते हैं, आपके ऊपर फाइन्स लग सकते हैं, रेपुटेशन रिस्क आ सकता है, मार्केट डिसिप्लिन आपका टूट सकता है, लोगों का आपके ऊपर विश्वास कम हो सकता है। एट द एंड क्या, आपकी जो इनकम है वो कम हो सकती है। तो केसी चक्रवर्ती जी कहते हैं कि आप इसको इस तरीके से देखो कि अगर हम कंप्लायंस करते हैं तो हमारी जो ये वाली सारी दिक्कतें हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, कंप्लायंस वर्क्स मोर एज अ लुब्रिकेंट व्हिच ऑयल्स द बिजनेस मशीनरी एंड कीप्स इट गोइंग। कि जिस तरीके से एक मशीन को चलाने के लिए रेगुलरली बेसिस पे हमें ऑयल देना पड़ता है ताकि वो मशीन खराब ना हो, सिमिलरली कंप्लायंस फंक्शन भी बैंक्स में उसी तरीके से वर्क करता है कि अगर कंप्लायंस हम कर रहे हैं तो बैंकिंग फंक्शन क्या है, अपना काम अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ चैलेंजेस के बारे में बताया। उसके बाद जो उन्होंने क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस करा, दैट वाज कि इज कंप्लायंस अ रीसेंट फिनोमिना, कि क्या जो कंप्लायंस फंक्शन है वो अभी अभी शुरू हुआ है या पास्ट टाइम से चलता आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि जब से पहला लॉ बना था तब से ही क्या है, कंप्लायंस एक्टिविटी एग्जिस्टेंस में है। रीजन बीइंग, आप कभी भी एक ऐसा लॉ ही नहीं बनाओगे ना जिसका आप चाहोगे कि उसका कंप्लायंस ही ना हो। तो हर लॉ इस पर्पस से बनाया जाता है कि उसका क्या हो, कंप्लायंस हो। तो जब इसी तरीके से जब भी पहला लॉ बना था तभी से क्या है, कंप्लायंस एक्टिविटी प्रिवेल कर रही है। ठीक है, इसलिए उन्होंने बताया अब पहले क्या था, बैंक्स के साथ जो सिस्टम्स थे वो क्या नहीं थे, कॉम्प्लेक्स नहीं थे, बट टाइमली बेसिस पे जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई है, लोगों की डिमांड्स बढ़ी है, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, बैंकिंग फंक्शन क्या हो गया, कंप्लायंस कॉम्प्लेक्स हो गया है। इसलिए जो कंप्लायंस है आज के टाइम पे क्या है, बैंक्स के अंदर इंडिपेंडेंट फंक्शन की तरह उभर के आया है, वो इंडिपेंडेंट फंक्शन की तरह क्या हो चुका है, इवॉल्व हो चुका है। ठीक है, उन्होंने थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री बताई कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक्स इन इंडिया की। तो उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक ने क्या करा था, अगस्त 1992 के अंदर ही कंप्लायंस ऑफिसर की प्रोपोजिशन को लॉन्च कर दिया था कि बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, कंप्लायंस ऑफिसर बनाने पड़ेंगे, उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। बेसिकली हुआ गया था, अगस्त 1992 में घोष कमेटी थी। घोष कमेटी बेसिकली कमेटी ऑन फ्रॉड्स एंड मॉल प्रैक्टिसेस इन बैंक्स के ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके जो मिस्टर घोष थे वो क्या थे, उसका लीड कर रहे थे, उसको घोष कमेटी कहा जाता है। उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे आरबीआई ने कंप्लायंस ऑफिसर की एक पोस्ट को लॉन्च करा था। ठीक है, उसके बाद 1995 के अंदर जब जनरल मैनेजर इन चार्ज ऑफ ऑडिट एंड इंस्पेक्शन को कंप्लायंस फंक्शन का कंप्लायंस फंक्शन के रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया एंड उनको क्या कहा गया कि आपने क्या करनी है, पीरियोडिकली बेसिस पे रिपोर्टिंग करनी है टू द सीएमडी। उसके बाद से जो कंप्लायंस ऑफिसर का रोल है वो क्या हो गया, और ज्यादा बढ़ने लग गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ, इसको ग्रेजुअली रिकॉग्नाइज कर दिया गया
ठीक है। जब बैंक्स क्या हुआ, जब बैंक्स को अपने आप को बढ़ाना था, या उनका अपने आप को क्या करना था, क्लियरली आइडेंटिफाई करना था, या उन्हें क्या करना था, एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स बैंक सुपरवाइजर को क्या करनी थी, जो बैंक्स की एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट थी उसके अंदर क्या आ रही थी, सुपरवाइजरी दिक्कतें आ रही थी, कंप्लायंस डेफिशिएंसीज के बारे में पता लग रहा था। तो उसके बाद से क्या होने लगा, कंप्लायंस फंक्शन को और ज्यादा क्या करा गया, रिकॉग्नाइज करा गया। कब कब, जब बैंक्स को क्या करना था, अपने आप को बड़ा करना था, अपने आप को क्लियरली डिफाइन करना था, एंड उनके जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग थी उसके अंदर कंप्लायंस डेफिशिएंसीज के बारे में पता लग रहा था। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लायंस फंक्शंस को और भी ज्यादा एनहांसमेंट मिली जब बेसल कमेटी ने अपना एक पेपर पब्लिश करा, पेपर ऑन द हाई लेवल पेपर ऑन कंप्लायंस रिस्क एंड कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक्स टू अप्रैल 2005 के अंदर। जब ये पेपर लॉन्च हुआ, इसके बेसिस पे इंडिया ने अपने इश्यूज के ऊपर वर्क करा, कंप्लायंस फंक्शंस के अंदर जो आ रहे थे, एंड 2007 के अंदर एक आरबीआई के द्वारा एक सर्कुलर लॉन्च किया गया था जिसके अंदर कंप्लायंस फंक्शन की बात करी गई थी। वो वाला सर्कुलर हम बिल्कुल नेक्स्ट यूनिट के अंदर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो 2005 में जो पेपर आया था उसके बेसिस पे क्या करा, हमने अपने कंप्लायंस फंक्शंस बना। ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने अगला क्वेश्चन डिस्कस करा, दैट वाज कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ द कंप्लायंस प्रोसेस, कि एक कंप्लायंस प्रोसेस का स्कोप क्या है, कि कंप्लायंस प्रोसेस के अंदर किन किन चीजों के बारे में चेक करना है। तो उन्होंने क्या कहा, केसी चक्रवर्ती जी कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो बैंक है वो काफी ज्यादा प्रोविजंस के अंदर रहते हुए वर्क करते हैं, लाइक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, फैमा, आरबीआई एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, पीएमएलए एटसेट्रा, वो सारे के सारे क्या करते हैं, बिजनेस और बैंकिंग को कंट्रोल करते हैं। उसके साथ साथ आरबीआई क्या करता है, टाइमली बेसिस के ऊपर पीरियोडिक रेगुलेशंस लॉन्च करता रहता है। उसके बाद बैंक जिस लोकेशन के अंदर वर्क कर रहा है वहां के लोकल लॉज और उनके क्या होते हैं, लोकल रेगुलेशंस भी होते हैं। उसके अलावा जो और आपकी एजेंसीज है, लाइक इंटरनेट इंडियन बैंक एसोसिएशन हो गया, फेडाई हो गया, वो भी क्या कर रहे हैं, अपने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स निकालते हैं, उनको भी हमने क्या करना है, फॉलो करना है। उसके बाद ऐसे बैंक जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं तो उनको सेबी के द्वारा दिए गए कंडीशंस, या जिसको आप लिस्टिंग एग्रीमेंट बोलते हो, उनका भी क्या करना है, आपको कंप्लायंस करना है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है। उसके बाद अगर बैंक्स कुछ और फंक्शन कर रहा है, लाइक इंश्योरेंस बिजनेस हो गया, क्रॉस सेलिंग और म्यूचुअल फंड्स हो गया, तो उस केस में जो उनके रेगुलेटर्स लाइक आईआरडी हो गया, सेबी हो गया, पीएफआरडी हो गया, उसका भी आपको क्या करना है, कंप्लायंस करना है। केसी चक्रवर्ती जी कहते हैं कि आज के टाइम पे मुझे याद है कि एटलीस्ट 54 लेजिस्लेशन है, 54 लॉज हैं जिनके अंदर रहते क्या करता है, एक बैंक वर्क करता है, उन सारी की सारी 54 लेजिस्लेशन का क्या करना पड़ता है, हमें कंप्लायंस करना पड़ता है। इसीलिए जो कंप्लायंस फंक्शन है वो क्या है, लीगली बाइंडिंग से किसमें जा चुका है, स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल कंडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। क्या अगर आप इसको करते हो लीगली तो आपको करना ही करना है, बट आज के टाइम पे इसका मतलब हो गया कि अगर आप कंप्लायंसेस कर रहे हो तो आप अपनी इंटेग्रिटी एंड एथिकल कंडक्ट के स्टैंडर्ड्स को क्या कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो। उसके बाद जो कंप्लायंस फंक्शन होता है बैंक का, वो सिर्फ बैंक के स्टैंड अलोन ऑपरेशन पे नहीं, मतलब जो बैंक काम नॉर्मली करता है सिर्फ उस पे नहीं, बट जो बैंक की सारी पैरा बैंकिंग एक्टिविटी, मतलब ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज जो कि बैंक क्या करता है, बैंकिंग ग्रुप के हिसाब से परफॉर्म करता है, वो उसके ऊपर भी क्या हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है। सो इसलिए देयर इज अ क्रिटिकल नीड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंप्लायंस रिस्क एज अ ग्रुप लेवल रिस्क अंडर द एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, कि जो बेसिकली जो कंप्लायंस रिस्क है उसको क्या करो, ग्रुप लेवल रिस्क की तरह रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि जो कंप्लायंस आपको क्या करना है, पूरे के पूरे ग्रुप का करना होता है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करा, दैट वाज व्हाट इज द फॉल आउट ऑफ नॉन कंप्लायंस। बेसिकली अगर आप कंप्लायंस का नॉन कंप्लायंस करते हो तो क्या क्या आपके ऊपर रिस्क आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर कंप्लायंस का नॉन फुलफिलमेंट होता है तो हमारे ऊपर काफी ज्यादा रिस्क क्या हो सकता है, पोज हो सकते हैं, जिससे बैंक की जो फंक्शंस है उसके ऊपर क्या आ सकता है, काफी ज्यादा इफेक्ट आ सकता है। जो बेसल कमेटी थी उन्होंने कंप्लायंस रिस्क की डेफिनेशन क्या दी, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं हम। BCBS paper defines compliance risk as the risk of legal or regulatory sanctions, material financial losses, or loss to reputations a bank may suffer as a result of its failure to compliance with laws, regulations, rules, related regulatory organization standards and code of conduct applicable to its banking activity। तो बेसल कमेटी ने कंप्लायंस रिस्क को इस तरीके से डिफाइन करा था। इसको वन बाय वन हिस्सों के अंदर पढ़ते हैं कि ऐसा लीगल रिस्क या रेगुलेटरी सैंक्शन का रिस्क या मटेरियल फाइनेंशियल लॉस का रिस्क या रेपुटेशन का रिस्क। चार रिस्क कौन से हुए, लीगल रिस्क, रेगुलेटरी सैंक्शन का रिस्क, एंड आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं उसका रिस्क, एंड आपके रेपुटेशन का रिस्क। क्यों हुआ, क्योंकि आपने अपने लॉज, रेगुलेशन, रूल्स
सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स, कोड ऑफ कंडक्ट जो भी एप्लीकेबल थे उसका आपने कंप्लाई नहीं करा, तो वो किसके अंदर आ जाता है, कंप्लायंस रिस्क का पार्ट बन जाते हैं। इसलिए जो कंप्लायंस एरिया है वो क्या हो जाता है, काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद अगर आप कंप्लायंस नहीं करते तो आपके ऊपर क्या लगाई जा सकती है, पेनल्टी लगाई जा सकती है। उसके अलावा जो नेम एंड शेम मिलता है कि आपके साथ जो रेपुटेशन का रिस्क आता है वो भी क्या है, पोज करता है साथ साथ में। इसलिए कंप्लायंस करना क्या हो जाता है, और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिससे इंस्टीट्यूशन पैनलाइज होता है जो इंक्लूड नहीं करी गई हैं, लाइक लोगों का कॉन्फिडेंस गिर जाना। ठीक है, लोगों का जब कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, लोग आपके पास डिपॉजिट ही नहीं देने आएंगे, रेपुटेशनल रिस्क का वो पार्ट बन जाता है। उसके बाद वन ऑफ द की फंक्शंस ऑफ कंप्लायंस डिपार्टमेंट हैज टू बी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। ठीक है, इसके ये बेसिकली क्या बात करी गई है कि जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है उसका वन ऑफ द फंक्शन क्या होता है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करी जाएगी, कि बेसिकली किस तरीके से जो फॉल आउट हो उसको क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। उसके लिए एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, उसमें क्या कहा गया कि आप इंफॉर्मेशन को किस तरीके से डिसेमिनेट करते हो उस पर भी डिपेंड करता है फॉल आउट ऑफ नॉन कंप्लायंस। वो कैसे कि अगर आपको कोई कंप्लायंस फेलियर डिटेक्ट होते हैं इन द बैंक एंड आप क्या करते हो, अपने स्टाफ को जल्दी से जल्दी बता देते हो कि ये फ्रॉड हुआ एंड इसको इस तरीके से प्रिवेंट करना है, तो इन फ्यूचर जो आने वाले कंप्लायंस रिस्क है उसको आप क्या कर सकते हो, अल्टीमेटली प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक हमने टोटल 6 क्वेश्चंस पढ़े हैं जो केसी चक्रवर्ती जी ने एड्रेस करे थे। हम एक बार 6 क्वेश्चन को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, कंप्लायंस का मीनिंग क्या है। कंप्लायंस का मीनिंग जो भी हमने बेसल कमेटी वाला पढ़ा, काइंड ऑफ वही मीनिंग है कि जो भी आपके सेट ऑफ रेगुलेशंस हैं उनको क्या करना है, कंप्लाई करना है आपने। रेगुलेशंस में क्या आ जाता है, लॉज, रेगुलेशन, रूल्स, प्रैक्टिसेस, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट जो भी क्या है बैंक के ऊपर एप्लीकेबल होने वाले हैं। जो भी कंप्लायंस है तो उसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हो, इंटरनल कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंस। इंटरनल कंप्लायंस जो बैंक की इंटरनल पॉलिसीज, रेगुलेटरी एंड लीगल जो क्या है लॉ के अंदर दिए गए हैं। उसके बाद कंप्लायंस फंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, ऑर्डर एंड यूनिफॉर्मिटी बनाई जा सके, सिस्टमैटिक वल्नरेबिलिटी को कम करा जा सके एंड अल्टीमेटली क्या करा जा सके, केओस को कम करा जा सके। उसके साथ साथ अगर हम कंप्लायंस को इंप्लीमेंट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपने डेविएशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। सेकंड, जो नॉर्मेलिटीज हैं उनको एड्रेस करके उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ दिक्कतें देखी जो केसी चक्रवर्ती ने डिस्कस करी थी, वो क्या थी कि एक तो जो टॉप मैनेजमेंट का रोल काफी ज्यादा क्या होता है इसके अंदर रिपोर्टेड होता है। उसके बाद क्या जो कंप्लायंस है वो एक्शन बेस्ड है या डिक्लेरेशन बेस्ड ही चल सकता है। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पोज करा था कि जो आरबीआई ने गाइडलाइंस दी हैं ताकि फंक्शन वाइज कंप्लायंस मैनुअल बनाया जाए, कितने बैंक्स ने वो क्या करे हैं, फंक्शंस बनाए हैं। उसके बाद जो भी आप अपना कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करने वाले हो वो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, डीजीएम एजीएम रैंक का होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन और डिस्कस करा कि क्या आज के टाइम पे जो बैंक्स हैं वो कंप्लायंस को एज अ कॉस्ट सेंटर देखते हैं, रेवेन्यू जनरेटिंग चैनल देखते हैं। तो उसका आंसर था कि आज के टाइम पे बैंक्स क्या करते हैं, कॉस्ट की तरह देखते हैं कंप्लायंस को, बट वो उसके जो रेवेन्यू जनरेटिंग चैनल वाला फंक्शन है उसको नहीं समझते हैं। तो उनको क्या करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि कंप्लायंस कॉस्ट जरूर है बट वो काफी ज्यादा कॉस्ट को कम भी कर सकता है, कंप्लायंस रिस्क को कम भी कर देता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करा, दैट वाज इज अ कंप्लायंस रिसेंट फिनोमिना। तो उन्होंने उसमें बताया कि जो कंप्लायंस है वो काफी टाइम से चलते आ रहा है। आरबीआई ने भी 1992 के अंदर ही कंप्लायंस ऑफिसर की जो पोस्ट है गोस्ट कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर लॉन्च कर दी थी। उसके बाद जो किस तरीके से कंप्लायंस फंक्शन इवॉल्व हुआ बैंक्स में हमने उसको देखा। एंड उसके बाद जब बेसल कमेटी ने अपना सर्कुलर निकाला, ठीक है, ऑन द इश्यूज, उसके बाद हमने क्या करा, अपने इश्यूज को एड्रेस करके हमारे फंक्शन इंडिया के अंदर भी सर्कुलर लॉन्च करा आरबीआई ने कि किस तरीके से क्या है जो बैंक कंप्लायंस वो करा जाएगा। उसके बाद अगला उन्होंने क्वेश्चन डिस्कस करा कि इंडिया के अंदर या नॉर्मली बेसिकली इंडिया के अंदर कंप्लायंस जो प्रोसेस होने वाला है उसका स्कोप क्या होगा। उसके अंदर उन्होंने कुछ एक्ट्स के बारे में बताया कि किन किन एक्ट्स की बेसिस पे क्या है जो कंप्लायंस फंक्शन वर्क करता है, कंप्लायंसेस बैंक के अंदर वर्क करते हैं एंड उनका क्या है कंप्लायंस करना जरूरी है। उसके बाद जो कंप्लायंस है वो क्या है, ग्रुप बेसिस के ऊपर होता है कि सारे के सारे ग्रुप पे क्या है कंप्लायंस करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने डिस्कस करा दैट वाज कि जो नॉन कंप्लायंस होगा, अगर हम नॉन कंप्लायंस करते हैं, ठीक है, तो उससे हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उनका फॉल आउट क्या होगा, मतलब बेसिकली हमारे ऊपर क्या मेनली इश्यूज आ सकते हैं। हमने उसको अपने लास्ट पॉइंट के अंदर डिस्कस करा, जिसके अंदर बेसिकली क्या था, पेनल्टीज लग सकती हैं, आपका नाम खराब हो सकता है, लोगों का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। उसके अंदर हमने एक चीज ये भी डिस्कस करी कि कंप्लायंस डिपार्टमेंट का एक ये भी फंक्शन होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको किस तरीके से डिसैमिनेट करा जाएगा टू देयर स्टाफ एंड मैनेजमेंट, ताकि क्या करा जा सके, जो रिस्क आइडेंटिफाई करे गए हैं उनको कम से कम करा जा सके। ठीक है, तो यहां तक हमने अपने 6 क्वेश्चन डिस्कस करे। अगला क्वेश्चन उन्होंने डिस्कस करा कि जो भी आपका कंप्लायंस फ्रेमवर्क होगा
उसको इफेक्टिव बनाने के लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होने वाले हैं। तो उन्होंने बेसिकली कहा कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इफेक्टिव कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं। कंप्लायंस पॉलिसी, कंप्लायंस स्ट्रक्चर, कंप्लायंस मैनुअल, कंप्लायंस पर्सोनल एंड कंप्लायंस ऑडिट। इन सबको मिला के क्या बनता है आपका कंप्लायंस फ्रेमवर्क इफेक्टिव बनता है। ठीक है। कंप्लायंस प्रोसेस बेसिकली क्या हुआ, कंप्लायंस प्रोसेस में बेसिकली आता है कि आपके कंप्लायंस रिस्क कितने हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच बिजनेस लाइन प्रोडक्ट्स और ईच प्रोसेस। उसको पहले क्या करना, आपने एडवाइस करना, आइडेंटिफाई करके उसको अपने जो भी फंक्शनरीज हैं, ऑपरेशनल फंक्शनरीज हैं, उनको एडवाइस करना कि किस तरीके से आपने रिस्क को मैनेज करना है, उनको इंस्ट्रक्शन इशू करनी है ताकि इस रिस्क को क्या करा जा सके, मिटिगेट करा जा सके। ठीक है। उसके बाद जो एक कंप्लायंस प्रोसेस है उसकी इंटेग्रिटी इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि क्या जो आपका कंप्लायंस स्ट्रक्चर है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर क्या जो भी लोग वर्क कर रहे हैं या जो भी कंप्लायंस फंक्शन वर्क कर रहा है उसको हमने क्या क्लियरली आइडेंटिफाई करा है एंड क्या उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको हमने क्लियरली मेंशन करा है या नहीं करा। ठीक है। उसके बाद इफ वी कैन गेट द अबव बेसिक राइट प्रोबेबली द फाउंडेशन ऑफ एन इफेक्टिव कंप्लायंस फ्रेमवर्क वुड हैव बीन वेल लेड। कि जो आपके जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क के बिल्डिंग ब्लॉक से 5 कंप्लायंस पॉलिसी, स्ट्रक्चर, मैनुअल्स, पर्सोनल्स एंड ऑडिट एंड हाँ उसके अंदर हम अपने कंप्लायंस फंक्शन को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं, प्रॉपरली आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस इशू करते हैं ताकि रिस्क को मिटिगेट करा जा सके। ये सब करने से क्या हो सकता है, हम अपने जो फ्रेमवर्क है कंप्लायंस फ्रेमवर्क के उसकी फाउंडेशन को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो कंप्लायंस ऑफिसर का रोल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि ये इंश्योर कराया जा सके कि जो भी बैंक के बोर्ड के द्वारा रिस्क मिटिगेशन प्लान बनाए हैं उनकी क्या हो सके, प्रॉपरली वर्किंग हो सके। ठीक है। उसके लिए जो अगर हम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं उनकी जो प्री स्क्रीनिंग होती है कि उनको जब चेक करा जाता है तो कंप्लायंस फंक्शन क्या है उस केस के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट्स पुट ऑन करता है कि क्या जो आप अपने नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लॉन्च कर रहे हो वो किस तरीके से ब्रीच तो नहीं कर रहे हैं, उस चीज में कौन हेल्प करता है, कंप्लायंस फंक्शन हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन डेफिशिएंसीज, अगर आप डेफिशिएंसीज को डॉक्यूमेंट करते हो तो बेसिकली क्या है, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के बारे में बताता है एंड सेम क्या है कंप्लायंस फंक्शन के अंदर भी वो चीज वर्क करती है। इसलिए कंप्लायंस मैनुअल्स को रेगुलरली बेसिस के ऊपर क्या करना, अपडेट करना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है ताकि अगर सपोज कोई पुरानी लेजिस्लेशन के ऊपर के बेसिस पे आपने कंप्लायंस मैनुअल बना रखे हैं एंड अगर आपने उसको अपडेट नहीं करा है तो नई चीजों को आप कंप्लायंस ही नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके मैनुअल्स का ही पार्ट नहीं है। ठीक है। इसलिए जो भी आप अपने कंप्लायंस मैनुअल्स बनाओगे उसके साथ आप क्या करो, डिटेल चेकलिस्ट बनाओ जिसके अंदर ये इंक्लूड हो क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना एंड जो भी नई आपकी गाइडलाइंस आई हैं वो क्या होनी चाहिए, उसके अंदर अपडेटेड होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद in order that the compliance process attained its desired objective, it is imperative that the compliance and audit function act in a coordinated manner। कि ताकि ये इंश्योर करा जा सके कंप्लायंस फंक्शन अपना काम अच्छे तरीके से कर पाए तो जो कंप्लायंस है एंड उसके ऑडिट फंक्शंस है आपस में क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। बेसिकली कंप्लायंस हो रहा है एंड उसका प्रॉपरली बेसिस पे क्या हो, ऑडिट हो। अगर वो चीज होती है तो हमें ये पता लग सकता है हमारा जो कंप्लायंस प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है एंड हमने जो ऑब्जेक्टिव्स उससे अचीव करने हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद केसी चक्रवर्ती जी कहते हैं कि जो सारे के सारे बैंक है उनका इंटरनल कंप्लायंस स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं होता। वो अपने बेसिस पे क्या कर सकते हैं, गाइडलाइंस उठाएं, अपने बेसिस पे उनको रिकॉग्नाइज करें, अपने बेसिस पे ऑर्गेनाइज करके अपने कंप्लायंस फंक्शन को क्या करें, ऑर्गेनाइज करें कि किस तरीके से उनकी क्या इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स है उस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, उस चीज को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद केसी चक्रवर्ती जी कहते हैं कि एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन वो ऐड करना चाहते हैं कि आज के टाइम पे क्या है, कॉम्पिटिटिव सिनेरियोस क्या है, चेंज हो रहे हैं बार बार। ठीक है। उसकी जो चीजें हैं उसके बारे में क्या है, बैंक्स भी क्या नहीं कर पा रहे, एस्टिमेशन नहीं लगा पा रहे क्योंकि फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है। तो देयर कैन बी अ रिमोट पॉसिबिलिटी दैट द कंप्लायंस ऑफिसर हैव to not only aware of present set of regulations but also be foresee possible impediments to operations going forward। कि बेसिकली क्या है, एवर चेंजिंग सिनेरियोज हो रहे हैं तो उस केस में क्या है, बैंक्स कई बार कंप्लायंस ऑफिसर को ये भी अपना दिमाग लगाना पड़ सकता है कि जो भी प्रेजेंट सेट ऑफ रेगुलेशंस है उसको तो हमने फॉलो करना ही करना है एंड इन फ्यूचर क्या रेगुलेशंस आ सकती हैं उनको भी हमने क्या करना है, फॉलो करना है कि ताकि इन फ्यूचर भी कोई भी किसी भी तरीके का क्या ना हो, नॉन कंप्लायंस ना हो।
ठीक है। उस सेम केस किसके अंदर एप्लीकेबल होता है, कंप्लायंस स्ट्रक्चर के अंदर एप्लीकेबल होता है, जिसके अंदर क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एंड बिजनेस इन्वायरमेंट जिस जिस तरीके से चेंज हो रहा है उसकी क्या होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। बेसिकली आपका कंप्लायंस फंक्शन एंड आपका कंप्लायंस प्रोसेस क्या होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो आपने बना दिया वो नहीं होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए एंड जिस तरीके से आपका बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसकी क्या होनी चाहिए, उसके अंदर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये चीज होती है तो आपका कंप्लायंस फंक्शन अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करा, दैट इज देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द बोर्ड ऑपरेशनल मैंडेट ऑफ बैंक्स एंड कंप्लायंस फंक्शन, कि जिस तरीके से बोर्ड अपना ऑपरेशनल करता है एंड जो कंप्लायंस फंक्शन है, क्या दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। द आंसर इज, बेसिक आंसर इज यस, हो सकता है, क्योंकि काफी चीजें ऐसी हैं कि अगर बैंक को उसको ऑपरेशन करना है तो बट कुछ रेगुलेशंस उस चीज को रोक देती हैं, तो इस करके तो जो ऑपरेशनल वाला पार्ट है वो तो कहेगा कि भाई इस चीज को परफॉर्म करो, बट जो कंप्लायंस फंक्शन वाला पार्ट है वो कहेगा कि रेगुलेशंस मना करे तो हम ये चीज नहीं करेंगे। दोनों के बीच में क्या आ सकता है, कंप्लायंस फंक्शन के और ऑपरेशनल फंक्शन के बीच में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से आ सकता है, वही कि कंप्लायंस फंक्शंस कह रहे हैं कि भाई हमें तो रेगुलेशंस पूरी करानी है, रेगुलर बैंक ऑपरेशनल वाले कह रहे हैं कि हमें तो अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, तो उस तरीके से क्या हो सकता है, डायलेमा इंक्रीज हो सकता है, डायलेमा आ सकता है। ठीक है। उसके बाद हमें यह इंश्योर कराना है कि जो कंप्लायंस ऑफिसर है वो क्या एंजॉय कर रहे हो, इंडिपेंडेंस एंजॉय कर रहे हो, मतलब वो इंडिपेंडेंट हो, उनके ऊपर कोई भी तरीके का फोर्स ना हो। अगर ऐसा होता है, उन पे फोर्स होती है, तो वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद कंप्लायंस ऑफिसर शुड इंजॉय कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ताकि वो बिना किसी डरे अगर कंप्लायंस डेफिशिएंसीज मिलती हैं किसी भी बिजनेस लाइन के अंदर उसको क्या कर सके, पुट फॉरवर्ड कर सके। इसके लिए आरबीआई ने बेसिकली एक प्रोविजन क्या डाली है कि जो भी आप कंप्लायंस ऑफिसर को रेम्यूनरेशन दे रहे हो वो किस तरीके का वर्क कर रहे हैं उससे लिंक नहीं होनी चाहिए। आप बैंक की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनकी रेम्यूनरेशन लिंक कर सकते हो, बट इंडिविजुअल बिजनेस लाइन के बेसिस पे आपको उनकी रेम्यूनरेशन लिंक नहीं करनी है। रीजन बीइंग, अगर आप इस तरीके से कर देते हो तो सपोज एक बिजनेस, फॉर एग्जांपल इसके हम एग्जांपल लें, सपोज अगर एक बिजनेस के अंदर लेट इट बी बैंक, जो कंप्लायंस ऑफिसर है वो वर्क कर रहा है, ठीक है, लेट इट बी एनी बिजनेस लाइन हम ले लेते हैं, इसको रिटेल बैंकिंग ले लेते हैं सपोज, ठीक है। रिटेल बैंकिंग के ऊपर लेट इट बी 10% ग्रोथ है, ठीक है। तो हमने बैंक ऑफिसर की रेम्यूनरेशन इस तरीके, कंप्लायंस ऑफिसर की रेम्यूनरेशन इस तरीके से वर्क कर रखी है कि जितनी परसेंट ग्रोथ होगी उतनी परसेंट आपको क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है। तो सपोज जो कंप्लायंस ऑफिसर है अगर उसकी रेम्यूनरेशन इस तरीके से लिंक है तो हर बंदा क्या चाहता है, उसकी रेम्यूनरेशन ज्यादा से ज्यादा हो, तो वो ये कर सकता है कि इसके अंदर जो डेफिशिएंसीज आ रही हैं उसको रिपोर्ट ही ना करें। डेफिशिएंसीज अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो ये जो रेवेन्यू वो 20% हो सकता है, तो उसकी पर्सनल भी क्या हो सकती है, ग्रोथ 20% हो सकती है। तो इस तरीके से क्या होगा, जो कंप्लायंस फंक्शन है उसकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। तो इस चीज को आपने अलाउ नहीं करना, इस तरीके से आपको रेम्यूनरेशन बैंक उनकी कंप्लायंस ऑफिसर की फिक्स नहीं करनी है। बट अगर यही बात ओवरऑल बैंक की हो रही है तो उस तरीके की आप वो कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर इंडिपेंडेंस पे इतना इफेक्ट नहीं आने वाला। बट आपको इंडिविजुअल बिजनेस लाइन के बेसिस पे क्या नहीं करनी है, उनकी रेम्यूनरेशन को फिक्स नहीं करना है। उसके साथ साथ बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि उनके पास क्या हो, प्रोएक्टिव सिस्टम ऑफ टेस्टिंग हो, मतलब जो आपके कंट्रोल्स लगे हुए हैं उनको आप क्या करो, प्रोएक्टिव बेसिस पे टेस्ट कर रहे हो, मतलब कुछ होने से पहले ही आप उनको टेस्ट कर रहे हो एंड उनकी एफिशिएंसीज को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ताकि जो भी कंप्लायंस एस्पेक्ट्स हैं उनको क्या करा जा सके, उनको प्रॉपरली बेसिस पे पहले ही रिपोर्ट करा जा सके एंड बोर्ड ऑफ बैंक्स हैं या जो भी हैं वो क्या कर सके, उनके अंदर अगर कोई रेमेडियल एक्शन लेने की जरूरत है उसको रेमेडियल एक्शन को जरूर कर सके। एंड इससे एट देन क्या होने वाला है, कंप्लायंस फंक्शन की जो इंडिपेंडेंस है उसको हम क्या करवा सकते हैं, इंश्योर करवा सकते हैं। सो एट देन इस पॉइंट की क्या समरी है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है बिटवीन द बैंक्स ऑपरेशनल फंक्शन एंड कंप्लायंस फंक्शन, बट उसको हमने क्या करना है, दूर करना है एंड इंश्योर कराना है कि कंप्लायंस फंक्शन क्या हो, इंडिपेंडेंस हो। उसके लिए आपको रेम्यूनरेशन उनकी लिंक नहीं करनी है। तो इस 8 पॉइंट की ये समरी है। उसके बाद ऊपर जो हमने 7 पॉइंट में जो क्वेश्चन बढ़ा था कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको अगर हम पूरा करते हैं तो हम अपनी क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। उसके बाद जब न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं तो उस केस में कंप्लायंस फंक्शन काफी ज्यादा हेल्प करता है, ताकि ये पता लगाया जा सके किसी भी तरीके का ब्रीच नहीं हो रहा है। उसके बाद आपके कंप्लायंस फंक्शन, ऑडिट फंक्शन आपस में क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। उसके बाद बैंक्स ने क्या करना है, कंप्लायंस मैनुअल्स बनाने, चेकलिस्ट बनाने, जिसके अंदर ये हो कि बैंक्स ने क्या क्या काम करना है, क्या क्या काम नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स इंक्लूड होने चाहिए एंड उसको क्या करना है, रेगुलरली बेसिस पे आपको अपडेट करना है। उसके बाद केसी चक्रवर्ती जी ने ये कहा था कि बैंक्स का एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होने की जरूरत नहीं है, बैंक्स गाइडलाइंस को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करके अपने कंप्लायंस फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि उनकी क्या है, इंडिविजुअल नीड है। ठीक है। उसके बाद जो उनका बैंक का कंप्लायंस सिस्टम है या कंप्लायंस स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल होना चाहिए, वो रिजिड नहीं होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करा दैट वाज कि टॉप मैनेजमेंट का कंप्लायंस के अंदर क्या रोल है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि जो सबसे बड़ा रोल है वो किसका ही आता है, टॉप मैनेजमेंट का ही आता है। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट क्या है, क्रिटिकल रोल प्ले करती है। तो जो बीएस का डॉक्यूमेंट आया था इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कंप्लायंस फंक्शन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, उसके अंदर भी इस चीज को क्या कहा गया था, मेन प्लैंक कहा गया था। मेन प्लैंक मतलब यही चीज क्या है, कंप्लायंस फंक्शन को एंश्योर करवाती है। ठीक है, तो अटेनमेंट ऑफ हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंप्लायंस अंडरस्कोर्स द एबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू रिमेन अकाउंटेबल एंड रिस्पांसिबल ऑल द टाइम। कि अगर आप क्या कर रहे हो, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स के अंदर या हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंप्लायंसेस के अंदर वर्क कर रहे हो, तो जो मैनेजमेंट है उसको क्या नहीं होना पड़ेगा, हर टाइम पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होना पड़ेगा। अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे हर टाइम पे, बार उन्हें जवाब नहीं देना पड़ेगा, तो एट द एंड क्या होगा, वो अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव कॉर्पोरेट कल्चर कौन सा होता है, जिसके अंदर ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी के स्टैंडर्ड के ऊपर क्या करा जा सकता है, फोर्स करा जा सकता है। ठीक है, बट अगर आप एक एग्जांपल सोचो, अगर एक बैंक है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट ही करप्ट है, तो आप एम्प्लॉय से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। बट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट अपने आप को एग्जांपल सेटअप करते हैं, खुद ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी के साथ वर्क करते हैं, तो हम ये बेसिकली कह सकते हैं कि उस एंटिटी के अंदर क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर काफी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद एक ये भी चीज कही गई है कि देयर शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन चैनल अवेलेबल होना चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन चैनल मतलब कि बैंक का बोर्ड किस चाहे तो डायरेक्ट एम्प्लॉय से बात कर सके, एंड अगर एम्प्लॉय को कोई दिक्कत मिलती है तो एम्प्लॉय क्या कर सके, डायरेक्ट अपने बोर्ड को फीडबैक प्रोवाइड कर सके, कि आपस में दोनों क्या कर सके, एक दूसरे से बात कर सके। वन लेवल चैनल नहीं होना चाहिए कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही अपने एम्प्लॉय से बात कर पा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो टॉप मैनेजमेंट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। टॉप मैनेजमेंट ही क्या करती है, सारे के सारे रूल्स एंड इंटरनल पॉलिसीज को वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। जो भी आपका कंप्लायंस फंक्शन है उसको इंप्लीमेंट करवाना भी जिम्मेवारी किसकी हो जाती है, बैंक्स टॉप मैनेजमेंट की ही हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो टॉप मैनेजमेंट है, अगर वो अपने आप को एक एग्जांपल की तरह सेटअप करती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऑनेस्ट एंड इंटेग्रिटी वाले प्रिंसिपल्स को मेंटेन करते हुए अपना वर्क कर रहे हैं, तो उस एंटिटी के अंदर क्या है, जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो भी इस तरीके का बनाया जा सकता है। उसके साथ साथ बोर्ड को इंश्योर कराना है कि देयर शुड बी टू वे कम्युनिकेशन, ताकि क्या कर सके, इंफॉर्मेशन एक दूसरे से इजिली पास हो सके। उसके बाद जो उन्होंने क्वेश्चन डिस्कस करा, क्या सिर्फ थ्योरेटिकल एजुकेशन कंप्लायंस प्रोसेस को इंप्रूव कराने में हेल्प करेगी। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर एक पर्सन जिसका क्या है, प्रायर एक्सपीरियंस है कि उसने एक्चुअली वर्क कर रखा है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसको थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करना क्या हो सकता है, एडिशनल एडवांटेज प्रोवाइड करवाएगा। इसलिए तो क्या करा गया, बेसिकली आप लोगों का कोर्स लॉन्च करा गया ताकि कंप्लायंस के ऊपर क्या करी जा सके, एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सके। ठीक है, उसके साथ साथ कंप्लायंस ऑफिसर को अपने एरियाज पता होने चाहिए, अपने फंक्शंस का स्कोप पता होना चाहिए, एंड ये भी पता होना चाहिए वो किसके साथ और कितनी क्या कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। उसके साथ उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि अगर उन्हें किस तरीके की डेफिशिएंसी मिलती है, तो अगर उनको वो चीज रिपोर्ट करनी है तो किस तरीके से उस चीज को रिपोर्ट कर सकते हैं। उन्हें इन चीजों के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद it is perfectly desirable to prevent a compliance failure up front rather than report the same after the occurrence of a potentially damage event। बेसिकली कोई भी एंटिटी होगी उसकी सबसे पहली इच्छा क्या होगी, कंप्लायंस फेलियर हो ही ना, हमें रिपोर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। रिपोर्ट करने की तो जरूरत तब पड़ेगी ना जब कंप्लायंस फेलियर होंगे, बट हर एंटिटी क्या चाहती है कि कंप्लायंस फेलियर्स को पहले ही प्रिवेंट करा जा सके, ताकि हम क्या ना करें, हमें रिपोर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। उसके लिए कंप्लायंस जो स्टाफ है, जो अभी आपका कंप्लायंस स्टाफ है, उसको लो अकाउंटेंसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। उसके साथ साथ जो भी आपका कंप्लायंस स्टाफ है उसको जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है इन द लॉज एंड रेगुलेशंस, उसके साथ क्या होना चाहिए, वो बंदा अप टू डेट होना चाहिए, ताकि जो भी लेटेस्ट रेगुलेशंस आ रही है उनका क्या हो सके, कंप्लायंस हो सके। उसके लिए बैंक्स क्या कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्या करी जा सकती है, प्रोवाइड करवाई जा सकती है, ताकि इस चीज को क्या कराया जा सके, इंश्योर करवाया जा सके। तो एट द एंड इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि क्या थ्योरेटिकल नॉलेज हेल्प करती है, द आंसर इज थ्योरेटिकल नॉलेज उस पर्सन को काफी ज्यादा क्या कर सकती है, एडिशनल एडवांटेज प्रोवाइड कर सकती है। उसके साथ साथ अगर उसको अपडेट टू डेट रहना है तो भी क्या करनी पड़ेगी, आपको उसको एजुकेशन या ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे जो मेनली क्वेश्चन डॉक्टर केसी चक्रवर्ती ने डिस्कस करे थे वो खत्म होते। टोटल 9 क्वेश्चन उन्होंने क्या करे, डिस्कस करे, जिससे हमने क्या करा, कंप्लायंस फंक्शन को इजिली समझा।
नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है दैट इज कंक्लूजन। इस पूरी की पूरी चीज को उन्होंने किस तरीके से कंक्लूड करा, समराइज करा, हम उसको देखते हैं। कंक्लूजन के लिए उन्होंने क्या बोला, हर बैंक को क्या करना है, अपना रिबोस्ट कंप्लायंस सिस्टम बनाना है एंड जो उनकी पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए, वेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, जिसके अंदर बैंक की जो कंप्लायंस पॉलिसी है या कंप्लायंस डिपार्टमेंट्स के रोल, सेटअप, कंपोजिशन या उनके स्टाफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, लाइन अप होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो कंप्लायंस पॉलिसी है वो इफेक्टिव होनी चाहिए एंड वो रिस्क प्रोफाइल ऑफ बिजनेस के साथ ड्रिवन होनी चाहिए एंड उनकी कितनी रिस्क एपिटाइट है, वो कितना रिस्क झेल सकते हैं, वो भी क्या होना चाहिए, उसके अंदर इंप्लीमेंटेड होना चाहिए। उसके बाद एक बैंक लॉन्ग टर्म स्टेबली वर्क कर सके एंड अपने आप को सर्वाइव कर सके, उसके लिए कंप्लायंस कल्चर क्या होना चाहिए, बैंक के अंदर डेवलप होना चाहिए। चाहे वो टॉप मैनेजमेंट लेवल है या लोअर लेवल मैनेजमेंट लेवल है, चाहे मिड लेवल मैनेजमेंट लेवल है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर क्या होना चाहिए, कंप्लायंस कल्चर ऑफ बैंक डेवलप्ड होना चाहिए। अगर ये होगा तो आपके जो कंप्लायंस फेलियर के रिस्क हैं वो क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है। केसी चक्रवर्ती जी कहते हैं कि मैं ये मानता हूं कि कंप्लायंस फंक्शन क्या है, कॉस्टली प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होने वाला है, एडिशनल एक्सपेंडिचर होने वाला है। बट अगर आप इस चीज को प्रॉपरली एनालाइज करोगे तो आप ये पाओगे कि जो इसके ऊपर लगने वाली कॉस्ट है वो बैंक के सर्वाइवल को क्या करा सकती है, इंश्योर करा सकती है। मतलब अगर आप इस चीज के ऊपर खर्चा नहीं करते तो देयर आर हाई चांसेस कि क्या हो सकता है, आपके सर्वाइवल के ऊपर भी दिक्कत आ सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए, कंप्लायंस के ऊपर खर्चा कर लेना चाहिए। ठीक है। उसके साथ उन्होंने बोला कि कंप्लायंस फंक्शन आज के ग्रोइंग बिजनेस के अंदर क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग इंपोर्टेंस पा रहा है, इंपोर्टेंस उसकी क्या कर रही है, बढ़ती ही जा रही है। ठीक है। रीजन बीइंग जो लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो क्या है, टाइमली बेसिस के ऊपर अपडेट हो रहा है, कंटिन्यूसली उसको अपडेट करा जा रहा है। इसके करके जो भी बैंकर्स है उनको अपने नॉलेज बेस और स्किल सेट को भी क्या करने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है। उसके लिए जो सर्टिफिकेटेड लोन, केसी चक्रवर्ती जी कहते हैं कि इसके लिए जो भी सर्टिफिकेट कोर्सेज लॉन्च करे गए हैं वो बैंकिंग प्रोफेशनल्स को क्या करने वाले हैं, काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है। उन्होंने ये भी बोला कि जो ये कोर्स है वो बैंकर्स के लिए तो ओपन है ही है, उसके साथ जो आईसीएससी के मेंबर्स हैं, मतलब जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं, वो भी ये काम कर सकते हैं। रीजन बीइंग जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं वो क्या होते हैं, ऐसे पर्सन होते हैं जिनको लॉज की काफी ज्यादा अच्छी नॉलेज होती है। वो बेसिकली कंपनी सेक्रेटरीज कंपनी लॉज से क्या होते हैं, काफी उनकी जो प्रोविजन है उनको काफी अच्छे से आती होती है। तो अगर आईसीएससी के जो मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बैंक कंप्लायंसेस को सीख रहे हैं, तो इट्स लाइक कि भाई जिसको पहले ही लॉ पढ़ना आता है तुम उसको ही और लॉ पढ़ा रहे हो, तो इट एक्ट्स लाइक अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो उनके लिए भी क्या है, ये चीज काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। ठीक है। उसके बाद केसी चक्रवर्ती जी कहते हैं कि बैंक की परफॉर्मेंस में जो उनकी पॉलिसीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनसे सक्सेस इंश्योर नहीं हो सकती। वो ये नहीं कह सकते कि सक्सेस होगी, बट जो उनसे जो बैंक के फंक्शंस है वो क्या हो सकते हैं, एट देन इंप्रूव हो सकते हैं। क्योंकि एक जो बैंक की परफॉर्मेंस है वो किस पे डिपेंड होती है कि उनका प्रोफेशनल जो स्टाफ है उसकी क्वालिटी कैसी है, प्रोफेशनल कितने कॉम्पिटेंट हैं, उनके अंदर कंप्लायंस कल्चर कैसा है। एंड अगर इस चीज को हम इंप्रूव कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बैंक के फंक्शंस को इंप्रूव कर सकते हैं। इस फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, उन्हें ट्रेनिंग या नॉलेज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए बैंक्स को आज क्या जरूरत है कि उनके पास जो इन हाउस उनके स्टाफ है उनको क्या हो, कंप्लायंस की नॉलेज हो। उसके लिए क्या है, सर्टिफाइड बैंक ट्रेनिंग कोर्स क्या करा गया, जो लॉन्च करा गया, वो इस चीज के अंदर क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। ठीक है। उसके बाद केसी चक्रवर्ती जी कहते हैं कि वो होप करते हैं कि बैंकर्स और जो आईसीएससी के मेंबर्स है, जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं, वो इस कोर्स के जो 2 कोर्सेज लॉन्च करे गए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस ऑफिसर, उसके बेनिफिट्स को क्या करेंगे, समझेंगे एंड उसका क्या करेंगे, प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि आज के टाइम पे ये कोर्स है वो ट्रेमेंडस वैल्यू मेंटेन करते हैं एंड जो मैन पावर की क्वालिटी है या कंप्लायंस कल्चर ऑफ बैंक, ये 2 एरियाज है उनको क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। उसके साथ साथ ये चीजें क्या करती हैं, बैंक्स के स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को भी क्या करती हैं, इंप्रूव करती हैं। इसके साथ वो अपनी स्पीच को खत्म करते हैं। जो भी तीनों इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो कंग्रेचुलेट करते हैं, थैंक यू बोल के अपनी स्पीच को खत्म करते हैं। तो यहाँ पे हमने 25 पॉइंट्स देखे जिनके अंदर उन्होंने क्या करा, अपनी पूरी स्पीच को, उनकी पूरी स्पीच को हमने देखा एंड जो क्वेश्चन उन्होंने डिस्कस करे थे हमने उन क्वेश्चंस को डिस्कस करा। ठीक है। उसके बाद ये स्पीच में टोटल 9 क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद हमने क्या करा, एट द कंक्लूजन को देखा। तो ये चैप्टर हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले यूनिट पे।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए IBF लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर iOS यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 96469 00030, एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड PDF शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।